हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको समाप्त किया था। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा था। बेसिकली आज के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 4.2 है नई बुक एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके बोर्ड में हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, सवाल में क्या पूछ रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, 182 हो। ठीक है, वो संख्याएं आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, आप मान लो पहले कि माना दो संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या, इसको मान लो आप पहली संख्या को x मान लो, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिए आप, अगर एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगा। कैसे होगा देखिए पहले यहाँ पर ध्यान से, इसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है। अब अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, देखिए x प्लस में 27 माइनस में x, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट हो जाएगा तो केवल 27 मिल जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल, इनको जोड़ के मुझे 27 मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पहली संख्या है प्लस दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का जो योगफल है ना, दूसरी संख्या है, इसको पहले आप ध्यान से समझ लो कि दूसरी संख्या का मान 27 माइनस एक्स कैसे हुआ है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है, 27 क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग 27 है। तो पहली संख्या फिर प्लस दूसरी संख्या 27 हो गया। पहली संख्या को क्या माना था हमने, मान लिया पहली संख्या x है और हमें दूसरी संख्या का मान चाहिए है, हमें दूसरी संख्या का मान चाहिए है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये सेम रहेगा। दूसरी संख्या आपको चाहिए तो दूसरी संख्या को लेफ्ट साइड में रहने दो, दूसरी संख्या को मैंने सेम रहने दिया, 27 सेम है, x बाहर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो अब देखिए अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, 27 माइनस में x होगा। समझ गए आप क्वेश्चन। तो सीधा मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होती है, 27 माइनस में x। कभी भी अगर आपसे बोल ले कि दो संख्याओं का योगफल मान लिया 16 है, तो पहली संख्या क्या मानोगे आप, x, और दूसरी क्या मानोगे, 16 माइनस में x। मान लिया आपसे पूछ लिया कि दो संख्याओं का योगफल 40 है, तो पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या 40 माइनस x होगी, जैसे कि यहाँ पर माना गया है। और ये 27 माइनस एक्स कैसे हुआ है, इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, चलो तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी पहली संख्या x है गुणा दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस में x है। इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वो 182 है। वो कितना है, 182 है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो इस संख्या और इस संख्या को गुणा करके हमने 182 लिख दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्यों लिखा है 182, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है
यानी गुणनफल है वो 182 है, तो इस संख्या को गुणा किया इस संख्या से और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 182। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ अंदर 27x, x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको मानक रूप में लिख लो। तो मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस में c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर यानी माइनस का एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाला टर्म आता है बाद में, एक्स वाला क्या है 27x है। अब 182 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मानक रूप में आप देखते हो कि स्टार्टिंग में समीकरण के माइनस नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा या भाग कर लो आप। ठीक है, इससे क्या होगा ये माइनस हट जाएगा जो स्टार्टिंग में है। तो आपको सीधा यहाँ पर क्या करना है देयरफॉर लगा करके, देयरफॉर क्या होगा इनके सिंबल सीधा उल्टे करने हैं। एक माइनस से हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और फिर प्लस माइनस माइनस होगा 27x और माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, सीधे क्या करना है पूरी समीकरण के जो सिंबल है वो अपोजिट करने उल्टे कर देने हैं। ठीक है, अगर माइनस का नंबर होगा तो प्लस, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर याद रहे तो माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है माइनस से गुणा किया है, ऐसा आप लिख के दिखाई भी सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण मानक रूप में आ गया। अब इस समीकरण के आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, इस द्विघात समीकरण के आपको गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड में हमने क्या सीखा था देखिए यहाँ पर, देखिए पहले आप थोड़े ब्रैकेट बना दो। ऐसी संख्या यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो यहाँ पर नंबर होगा गुणा में, इस संख्या का और लास्ट वाली संख्या का हम गुणा करते गुणनखंड विधि के अंदर। ठीक है, ऐसे करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 182 बन जाए 182। अब देखिए 182 के आपको ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ करके 27 मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर यानी x का गुणांक मिलना चाहिए और गुणा करके 182 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो 182 का ऐसे रफ में फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकाल लो। दो से जाएगा पहले तो 2 नीम 18, 2 एकम 2 होगा। ठीक है, अब किससे होगा, अब ये 3 3 9 7, 7 से होगा, देखिए 7 एकम 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 182 के 3 फैक्टर आए हैं, 2, 7 और 13 आए हैं। इन तीनों फैक्टर में से आपको केवल 2 फैक्टर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए होते हैं जिनको जोड़ करके, अगर जोड़ का निशान है प्लस का निशान है तो जोड़ करके x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए होता है, यानी 27 मिलना चाहिए 27। तो देखिए क्या होगा यहाँ से देखो 7 दूनी 14 गुणा में 13, तो यानी आप लिख सकते 13 गुणा में 14 कितना होगा 182 होगा। इसी संख्या के गुणनखंड है तीनों ये। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा 13 प्लस में 14, अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा देखिए 4 3 7 1 1 2 27 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या समझा है कि ऐसी दो संख्याएं, इस संख्या के ऐसे दो गुणनखंड मैंने क्या लिए हैं 13 और 14 लिया, इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो 182 मिलेगा, अगर इनको जोड़ूंगा तो 27 मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को आप सेम रखेंगे माइनस में, इस 27 को क्या लिखेंगे 13 प्लस में 14 गुणा में x है प्लस 182 बराबर में 0 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को सेम रखो, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई तो माइनस का 13 और एक्स का मल्टीप्लाई 13x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 14 और x की मल्टीप्लाई तो 14x प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए जोड़े बना के आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो पहले इन दो में कॉमन देखो क्या है, एक्स एक्स कॉमन होगा तो यहाँ से एक एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 13। ठीक है, जो नंबर यहाँ बचा ब्रैकेट में वही थोड़ा दूरी पर रखो आप, x माइनस में 13 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा देखिए,
इस 14x को हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा में x लिख सकते हैं। और इस 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 182 के फैक्टर क्या थे, 2, 13 गुणा में 14 था। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यानी इस नंबर से कॉमन क्या आएगा, 14 कॉमन आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है ना, देखो माइनस लिखा था, माइनस आपको सेम लिखना है, जो भी सिंबल यहाँ लिखा होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 14 है तो यहाँ पर आप लिख दिए 14। कई बार ये होता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है वही हम सेम लिख लेते हैं, और कई बार ये होता है कि यहाँ पर हमें सेम नंबर बाहर निकालना पड़ता है कॉमन, जैसे कि यहाँ से निकाला है कॉमन। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन कुछ और मिलता है तो फिर हमें वहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 14x इंटू में 182 को साइड में लिखा, इनके फैक्टर देखे, 14x को हमने क्या लिखा, 14 इंटू में x माइनस सेम रखा, और 182 को क्या लिखा, 13 इंटू में 14। अब इन दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है, 14 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 14 बाहर कॉमन निकाल लिया, जो हमने यहाँ पर रखा था वो सेम रख दिया। अब अगर इस 14 का हम गुणा करेंगे अंदर, तो हमें ऊपर वाली संख्या मिलनी चाहिए पूरी। देखिए 14 का x में तो माइनस 14x हो गया, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 इंटू में 13 182 हो जाएगा। ठीक है, यानी बिल्कुल सही कंडीशन है। अब ये x माइनस में 13 और x माइनस में 13 ये सेम फैक्टर है, इनमें से एक फैक्टर आपको कॉमन लेना है। तो जब ये फैक्टर मैंने दोनों से कॉमन लिया बाहर, तो अब अंदर बचेगा एक x और एक माइनस का 14, तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर लो, और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 कर लो, तो ऊपर देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कह रहा हूँ मैं, इसको सही से रिपीट कर ले। इसके बाद आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो x माइनस 13 एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर लो, और एक बार x माइनस में 14 इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो 13 बाहर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, और 14 बाहर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या राइट है बिल्कुल, यानी एक संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमें 182 मिल जाएगा, और अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा, जो कि पूछ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए x की दो वैल्यू आई है, दोनों को लेकर चलनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ तक आंसर भी छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक इसको नोट कर ले पहले, चलो ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यू आई है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, x की दो वैल्यू आई है, और दोनों ही प्लस वाली वैल्यू है, तो दोनों ही हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको लास्ट में लिखना है फिर, जब x बराबर हम 13 लेंगे। ठीक है, x बराबर 13, तो पहली संख्या क्या होगी, इसीलिए जब x का मान हम 13 लेकर चलेंगे, पहली वाली वैल्यू लेकर चलेंगे x की, तो पहली संख्या इसको x माना था, और x का मान आ गया 13, और तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, दूसरी संख्या को हमने माना था 27 माइनस में x, और 27 माइनस x का मान कितना निकाला, 13। यहाँ पर पुट कर लो, 27 माइनस 13 कितना होगा, 14। ठीक है, जब x का मान हम 13 लेंगे, यानी जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 आएगी निकल के, सिर्फ देखिए ऐसे। ठीक है, और जब x का मान हम 14 लेंगे पहले, यानी जब पहली संख्या हमारे पास अगर 14 होगी, तो यहाँ लिख लो पहले, पहली संख्या को हमने x माना था, और यदि x का मान हम 14 लेते हैं तो उस केस में दूसरी संख्या क्या बनेगी, तथा दूसरी संख्या घुमाए फिरा के वही आएंगी 13 और 14। ठीक है, जब पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देयरफॉर दूसरी संख्या थी 27 माइनस में x। देखिए ये संख्या मान ली थी हमने दूसरी, तो यहाँ पर x का मान रख लो आप 14, तो कितना आएगा, माइनस करो 27 माइनस 14 तो 13। देखिए आंसर वही आ रहे हैं, जब पहली अगर 13 होगी तो दूसरी 14, अगर पहली वाली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी वाली 13 होगी, क्योंकि ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा और गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक्सरसाइज 4.2। देखिए दो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो ये सवाल कहता है, ठीक है। क्रमागत पूर्णांक मैंने आपको समझाए थे, एक बार दोबारा समझिएगा। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक, अब वो भी धनात्मक लेने प्लस वाले यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक संख्या लगातार आने वाली संख्याएं या लगातार आने वाले पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन सब का जो डिफरेंस होता है ये 1 होता है, ठीक है। तो क्रमागत का मतलब हमें यही लेना है। अगर एक पूर्णांक को आप x मानोगे तो दूसरा क्या होगा? x प्लस में 1 हो जाएगा, और तीसरा पूर्णांक क्या होगा? x प्लस में 2, चौथा x प्लस में 3। तो ये सारे पूर्णांक कैसे होंगे? क्रमागत पूर्णांक होंगी, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, क्रमागत पूर्णांक। तो आप समझ गए कि लगातार आने वाली जो संख्याएं होती हैं जिनमें बिल्कुल डिफरेंस 1 होता है, यानी जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, वो क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव, वो क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, यानी क्रमागत पूर्णांक होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत पूर्णांक मैंने आपको बता दी है, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है? जो लगातार आने वाली संख्याएं होती है, लगातार आने वाले पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। तो अब सवाल करते देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपको 2 पूर्णांक, ठीक है। तो मान लेते हैं, मैंने आपको समझाया, पहले भी एक सवाल हुआ है ऐसे कि माना पहला पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक कह रहा है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो मतलब धन पूर्णांक आप लिख सकते हैं। माना पहला धन पूर्णांक, इसको तो मान लो आप x, इसीलिए दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा? दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा? अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होता है, ठीक है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं ये। x अगर तीसरा पूछता तो x प्लस 2, अगर चौथा पूछता तो x प्लस 3, इस तरह, ठीक है। अब क्या कहता है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इन दोनों के वर्गों का योग यानी स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, यानी इनका वर्ग करना है। पहले वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? x का x स्क्वायर, फिर योगफल मतलब प्लस, फिर दूसरी वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है? 365 यानी 365। तो आपको दोनों पूर्णांक बताने कितने होंगे, ठीक है, यानी पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो आप x स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a यहाँ पर x यानी x का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, तो सीधे मैंने 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होता है? प्लस 2ab, तो 2 लिया फॉर्मूले से, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? x खाली, यानी 2x, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर, और फिर 2x को लिख लो आप, ठीक है। फिर क्या करोगे? प्लस का 1 पहले से है, इस 365 को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0। अब 2x स्क्वायर एज इट इज है, प्लस में 2x है, इसको माइनस कराओ, माइनस प्लस माइनस, तो 365 में से 1 माइनस करो तो माइनस का 364 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए पूरी समीकरण 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है।
तो या तो एक काम करो, पूरी समीकरण में से 2 ले लो कॉमन, ठीक है। जैसे 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 बचा 1, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 यानी 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इंटू का 2 जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 का मल्टीप्लाई करो लास्ट वाली संख्या से 182 से, तो 182 1 जब 182 हो जाएगा। अब 182 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको चाहिए जिनको घटा करके एक मिलना चाहिए, यानी x का गुणांक मिलना चाहिए माइनस करके, क्योंकि लास्ट वाली संख्या पे माइनस का सिंबल है। तो आपको मालूम है कि अभी हमने ये सवाल सॉल्व किया था कि 14 गुणा में 13 कितना होता है, 182 होता है, और 14 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर अभी हमने निकाले थे इससे पहले वाले सवाल में। तो एक्स स्क्वायर सेम प्लस इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, जो x का गुणांक है इसको लिख सकते हैं आप 14 माइनस में 13 मल्टीप्लाई में x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सही से लिख ले, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x का मल्टीप्लाई करो तो 14x, फिर बीच में माइनस है, माइनस सेम रहेगा, x का 13 से होगा तो 13x यानी 13x माइनस में 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जोड़े बना के कॉमन लेने हैं, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ बचेगा 14, जो नंबर यहाँ बचा वो थोड़ा दूरी पर रख लो, x प्लस में 14, और यहाँ पर जो सिंबल होगा थर्ड नंबर पे वो सेम रखना है, और यहाँ पर जो संख्या है वो भी आप लिख सकते हैं सीधा, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस 13x माइनस में 182 है, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा में x, और इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा में 14। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, जो संख्या आपने यहाँ से यहाँ पर रखी थी वो सेम रहेगी, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखिए यदि इस नंबर का अगर इंटू करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी, देखिए माइनस का 13 गुणा में x माइनस में 13x माइनस प्लस माइनस और फिर 13 इंटू 14 182 होता है, यहाँ पर लिखा है इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर दोनों में सेम है, दोनों में से एक ही फैक्टर आप लिखो, x प्लस में 14। अब ये x ये माइनस 13 इसको अगले ब्रैकेट में रखो, x माइनस में 13 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 14 हमने कॉमन लिया है, फिर अंदर क्या बचेगा, x और माइनस का 13 इसको लिख दिया है, ठीक है। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, इसको रफ कर लो पहले, ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट है तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार क्या होगा, x प्लस 14 फैक्टर को आपको 0 के इक्वल करना है, और एक बार x माइनस में 13 यानी x माइनस में 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस का 14, और यहाँ से x का मान कितना आएगा, प्लस का 13, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा था कि धन पूर्णांक ज्ञात करने, धनात्मक पूर्णांक पूछा है, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्लस वाली संख्याएं होती सारी, तो माइनस वाली संख्या हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये माइनस का 14 आ रहा है तो ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन हमें लेना क्या है, हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसीलिए जो माइनस वाली संख्या आएगी उसको अमान्य बोल देंगी, क्योंकि माइनस वाली संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर हमें नहीं लेना है, हमें लेना है इसमें पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्या बोला, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस वाली संख्याएं सारी, तो ये हमारे लिए अमान्य हो जाएगा, और x का मान हम क्या लेंगे, 13 लेंगे, ये हमारे लिए राइट मान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, हम लास्ट में लिखेंगे। इसीलिए पहला धन पूर्णांक कितना माना था आपने, पहले धन पूर्णांक को आपने माना था x की वैल्यू कितनी आई, 13, ठीक है, यहाँ पे लिखो 13, तथा दूसरा धन पूर्णांक कितना था, दूसरा धन पूर्णांक, तो दूसरे धन पूर्णांक को आपने माना है x प्लस में 1, x का मान कितना है, 13 प्लस में 1 14, तो दोनों देखिए क्रमांक संख्याएं आपने क्या निकाल दिया, 13 और 14 है, इनका डिफरेंस 1 होता है, ठीक है।
तो ये दोनों सवाल, जो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको सही से रिपीट करनी है, ठीक है। तो पहले इनको सही से नोट कर लो सभी बच्चे, बिल्कुल सीक्वेंस में नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मान लिया ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण मान लिया मैंने, इसको मान लो आप ए पॉइंट, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। जो बी बिंदु है ये समकोण पे है, ठीक है, यानी बी समकोण है इसमें। तब क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई ये वाली होगी इसकी, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये इसका आधार है। तो जो ऊंचाई का मान है वो आधार से 7 कम है। तो आधार हमें पहले मालूम होना चाहिए कितना है, तो हम मान लेते हैं, यानी जो ऊंचाई डिपेंड है वो आधार पे डिपेंड है, ठीक है। तो पहले आधार को आप मान लो x है, x मान लो, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लो। तो अब सवाल में क्या बोला है, इसकी लैंग्वेज को समझो पहले, कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है, ठीक है, आधार नहीं ऊंचाई। देखिए इसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस में 7 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई का जो मान है वो आधार से 7 कम है। अब हमने सबसे पहले आधार को x माना, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम मतलब x माइनस में 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, ये होता है कर्ण, ठीक है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है ये वाली, ये होती कर्ण, और इसका मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछता है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं का मतलब क्या है कि आधार और ऊंचाई, ठीक है, यानी ए बी और बी सी आपको बताना है। अन्य दो भुजाओं का मतलब क्या है, समझ गए ना आप, कि जो आधार है वो और जो ऊंचाई है वो, यानी ए बी और बी सी का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, पूरा प्रॉपर मान, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने माना है उसको लिख लो कि माना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इस पर भी लिख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो माना आधार यहाँ लिख लो, माना आधार, आधार कितना है BC, आधार BC को आपने मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए ऊंचाई कितनी है, क्योंकि जो ऊंचाई का मान है ना, ऊंचाई का मान आधार पे डिपेंड है। ऊंचाई कितनी है AB, तो AB कितना होगा, अगर आधार x है तो ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी x माइनस में 7 सेंटीमीटर, ये हो गया AB। और जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है ना, तथा लिख लो यहाँ पर, तथा कर्ण, एंड जो कर्ण है यानी AC है वो कितना है आपके पास, AC है 13 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं का मान पूछ रहा है, यानी AB और BC, आधार और ऊंचाई पूछ रहा है कितनी होगी इस समकोण त्रिभुज की, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी 90 का कोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जिसको नहीं मालूम है वो याद कर ले। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कर्ण कितना है इस समकोण त्रिभुज का, AC है,
भुजा का नाम रखो, पहले ए से कर्ण हो गया। आधार कितना है, देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक है। तो देखिए आधार कितना है, BC, ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूले में तो स्क्वायर। लंब कितना है, AB, तो ऊपर लिख लो आप AB, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लो। AC का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 13, और फिगर में भी देख लो ये है 13, तो AC का मान 13 हो गया। BC देखो कितना है x, तो यहाँ पर x रख लो, ऊपर स्क्वायर, और AB कितना है x माइनस में 7, तो x माइनस में 7 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 यानी 169, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर माइनस में 2ab, तो 7 दूनी 14x, ठीक है। 2ab का मतलब क्या है, 7 दूनी 14x हो जाएगा सीधा ये। अब देखिए 169 को आप सेम रखो, जो 49 है ना इस संख्या को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का 49 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर दिया, ये लंबा लेफ्ट में आ गया, माइनस का 14x, ठीक है। इनको माइनस करो, 9 में से 9 जाएगा 0, और फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 1, 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x, ठीक है। अब देखिए 120 को सेम रख लो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो x स्क्वायर बचेगा, 2 सत्ती 14, 7x बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 0 की 0, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखिए। अब देखिए आपको साइड भी चेंज करना है, ठीक है सीधा, तो डायरेक्ट मैं इसको साइड चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ये लंबर ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट हटा दो, x माइनस में 7x, और इधर क्या बचेगा 60, तो यहाँ पे लिख लो 60। अब x स्क्वायर माइनस में 7x, ये 60 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, राइट में कुछ नहीं तो 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि में कैसे हल करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 इंटू में 60 करो, 1 गुणा में 60 यानी 60 कितना हुआ 60। अब इस 60 के ऐसे दो फैक्टर आपको लेने जिनको माइनस करके 7 मिलता हो। तो आपको मालूम है कि 12 पंजे कितना होता है 60, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा 7, 12 माइनस 5 कितना होगा 7। देखिए गुणा करके 60 मिल रहा है और इन फैक्टर को घटा करके 7 मिल रहा है, बीच वाली संख्या मिल रही है, तो बिल्कुल सही है। मतलब इस 7 को आप लिखो 12 माइनस में 5 गुणा में x माइनस में 60 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कराओ माइनस 12, और x का मल्टीप्लाई 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के x में 5x, और माइनस में 60 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में से देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से x कॉमन निकाल ले, यहाँ पर x माइनस में कितना आएगा 12, ठीक है। अब जो फैक्टर यहाँ बचा है वही फैक्टर थोड़ा दूरी पर रखो, x माइनस में 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंबल किसका है, यानी जो थर्ड नंबर पे प्लस का सिंबल है यहाँ पर प्लस आएगा। इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या होगा 5, क्योंकि 5x और फिर 12 पंजे 60 वही मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए, अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में से क्या आएगा 5 कॉमन आएगा। यदि इस 5 का अंदर गुणा किया जाए तो 5 का x में 5x होगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो बिल्कुल वही नंबर मिल रहा है। इसका मतलब 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है वो भी आप लिख सकते हैं, कई बार वही मतलब वही सेम संख्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं, तो ये वाला हिसाब आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हटा दो, बिल्कुल सही से नोट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब x माइनस में 12, x माइनस में 12 सेम फैक्टर है, इसमें से एक ही फैक्टर आप लिख लो। अब जो x है और 5 है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो आप, x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार देखिए x माइनस में 12 बराबर 0 कर लो और एक बार x प्लस में 5 बराबर 0 कर लो।
तो यहाँ से x का मान आएगा 12 और यहाँ से x का मान आएगा -5। अब जो x का मान -5 है ना, x क्या था, आधार यानी लेंथ लंबाई है, और लंबाई का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो निगलेक्ट लिख लो या अमान्य लिख लो, ठीक है। ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो ये तो x का जो ये 12 है ये मान है, ये राइट है हमारे लिए, ठीक है। जो माइनस वाला मान है वो अमान्य है, इस मान को हम नहीं लेंगे। जो x का मान 12 है ये मान हमारे लिए राइट है, इसको लेकर चलेंगे। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए जो आधार है, आधार बताना था समकोण त्रिभुज का, आधार को हमने BC मान रखा, ठीक है। और BC को माना था x, और x की वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर। यानी जो समकोण त्रिभुज का आधार है बेस है वो होगा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, अगर आधार ही है तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई का मान था AB, और ये आधार से 7 कम था, यानी x माइनस में 7 था सेंटीमीटर में। x का मान रखो 12 माइनस में 7, तो 12 में से 7 घटाओ तो 5 बचेगा। ऊंचाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कण है वो तो हमें दे रखा है पहले से 13 सेंटीमीटर है। तो इस रूप से आपको इसको सॉल्व करना था, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कैलकुलेशन आप ध्यान से करें, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, बर्तन बनाना, ठीक है, जो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो जो मतलब छोटे मोटे उद्योग होते हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बताना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इनको मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप मान लो कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या पूछ रहा था, तो हमने मान लिया कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को हमने x मान लिया है, और फिर तथा प्रत्येक नग मतलब एक पेटी पूरी सामान की, ठीक है, प्रत्येक नग की जो लागत होगी वो कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए लागत के बारे में इसने क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनना है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। देखिए जो नग की लागत है, प्रत्येक नग की लागत है ना, वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो अगर बर्तनों की संख्या x है तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2x, और इससे 3 अधिक है नग की लागत, तो प्लस में 3 करना पड़ेगा, ठीक है। इतना रुपए ये लागत है, तो रुपीज में लिखना है इसको, ठीक है, समझ गए है। देखिए बर्तनों की संख्या को आपने x माना है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन जो बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो मान लिया उस दिन हमारे पास x बर्तन बने, तो x का 2 गुना 2x हो जाएगा, उसमें 3 ऐड कर लो आप, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिख लो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कुल लागत आपको दे रखी है कितनी हुई है, उस दिन की जो कुल लागत है वो 90 रुपये है। तो कुल लागत आप कैसे निकालते हो, देखिए कुल लागत आपको दे रखी है 90 रुपये, ठीक है। अब कुल लागत निकालने का ये रुपीज में है, ठीक है। देखिए कुल लागत आपको दिया है 90 रुपये, और कुल लागत का फॉर्मूला क्या होता है, बर्तनों की संख्या, जो संख्या होगी उनको, ठीक है, बर्तनों की संख्या
गुणा में एक नग की लागत, एक नग की लागत, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो संख्या कितनी थी, संख्या है उनकी x और नग की लागत है 2x + 3। तो यहाँ पर वैल्यू रखना है और कुल जो लागत है वो 90 रुपये है। तो कितनी बन जाएगी समीकरण, यानी इनको गुणा करना पड़ेगा आपको, x गुणा में 2x + 3 इक्वल टू कितना 90 रुपीज़ है। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो, ठीक है। तो ये सूत्र आप लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। अब ये सूत्र मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हमें सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 2x² प्लस में x का 3 से 3x इक्वल टू 90। इसको मानक रूप में लिख लो, 2x² प्लस में 3x, 90 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसके फैक्टर आपको निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो पहले 2 का गुणा करो 90 में, तो 2 गुणा में 90 कितना होगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए जिनको माइनस करके 3 मिलता हो। तो आपको नहीं पता है, ऐसे निकाल के देखो आप रफ में। 180 के फैक्टर निकालो, 2 नीम 18 0, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 पंजे 10। अब 3 से होगा, 3 ही कम 3, यहाँ से एक हासिल बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5। अब देखिए इन फैक्टर में से आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको घटा करके माइनस करके 3 मिल जाए और इंटू करके 180 मिल जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15। अगर 15 माइनस में 12 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। और गुणा करेंगे इनको सबको तो 180 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं इसी संख्या के फैक्टर है, ठीक है। तो यानी 180 के ऐसे दो फैक्टर क्या बनाए मैंने, 15 और 12 हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो 15 गुणा में अगर 12 करोगे तो आपको 180 मिलेगा, और 15 में से अगर 12 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 3 की वैल्यू है 15 माइनस में 12। तो यहाँ से 15 माइनस में 12 गुणा में x माइनस में 90 बराबर में 0 है। अब 2x² एज इट इज है, x का मल्टीप्लाई करो तो 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जोड़े बना के कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन x आएगा खाली, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या x आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 15। जो फैक्टर यहाँ बचा है उसी फैक्टर को थोड़ा दूरी पर रख लो आप, 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा लो। अब इन दोनों संख्याओं में आपको कॉमन देखना है और ये संख्या आपको यहाँ पे नहीं रखनी, ठीक है। जैसे अगर मैं ये संख्या यहाँ पे रखता हूँ तो 12 दूनी 24 हो जाएगा अंदर, और हमें 24 नीचे, हमें चाहिए 12x। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। देखिए 6 दूनी 12x और 15 छिंग 90 हो जाएगा, मतलब वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर दोनों में सेम है, तो इस फैक्टर को कॉमन निकाल लो, x प्लस में 15 और इस संख्या को यानी x और -6 को एक ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करोगे आप, एक बार इसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार x माइनस में 6 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 15, x की वैल्यू कितनी आएगी -15/2, ठीक है। और यहाँ से x का मान कितना आएगा, 6 आएगा प्लस का। अब देखिए जो बर्तनों की संख्या होगी वो माइनस में और भिन्न में नहीं हो सकती है, तो ये मान तो अमान्य हो जाएगा। इस मान को आप क्या लिखोगे, निगलेक्ट या अमान्य। तो हमें x का ये मान लेना पड़ेगा, यानी 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, फिर नीचे, इसके नीचे आपको ये वाला करना है, फिर लिखना है लास्ट में। तो मैं क्या लिखूँगा, इसीलिए अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी बनी, मतलब उस दिन बर्तन कितने बने होंगे,
बर्तनों की संख्या को x माना है, यानी 6 बर्तन बने होगी, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी? प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितनी थी, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत कितनी थी? देखिए 2x प्लस में 3 थी, ठीक है। x का मान फिल करो यहाँ पर, x का मान रखो यहाँ पर, तो कितना होगा? 2 गुणा में x का मान 6 प्लस में 3, यानी 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15 रुपीज हो जाएगा, रुपीज 15, ठीक है। यानी जो बर्तनों की संख्या है वो 6 है और प्रत्येक नग की जो लागत होगी वो 15 रुपीज होगी, यानी एक नग की जो लागत है, यानी पूरी पेटी की जो लागत होगी वो 15 रुपये होगा। और उसके और एक दिन में कितने बर्तन बनेंगे? 6 बर्तन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 था, 5 था, 7 था, मतलब 6 था, इनको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको सही से नोट करना है और सही से रिपीट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त कर लेते हैं।